हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। तो दोस्तों, ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश और देशांतर। तो हमने पिछली क्लास में अक्षांशों के बारे में बात की। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के धरातल सरफेस पर खींची गई रेखाओं को, और कैसी रेखाएं, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल मतलब समानांतर होती हैं। तो देख रहे होगे आप, जो रेड कलर से लाइन शो कर रखी हैं वो पैरेलल लाइन है। मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो मैंने आपको बताया 90 0 से ऊपर, यानी कि ये वाली साइड 90, नीचे वाली साइड 90। इनको नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, इनको साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं। तो टोटल मिला के कितनी होती थी अक्षांश रेखाएं? 181। लेकिन जो 90 डिग्री होता है हमारा, दोनों साइड, नॉर्थ में नॉर्थ पोल होता है, साउथ में साउथ पोल। तो आप इनको माइनस करोगे दो को तो बचेंगी 179। तो अगर पूछता है आपसे कि कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, तो 179, और पूछे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 90 प्लस 1 0 डिग्री ऐड कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 181। तो ये बात मैंने आपको बताई। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अक्षांश और देशांतर दोनों के अलग अलग थोड़े से फंक्शन। देखो, किसी स्थान की लोकेशन बताने का काम तो ये करती हैं, किसी स्थान की लोकेशन बताने का काम तो करती हैं दोनों, अक्षांश और देशांतर। जबकि मैं अगर और बात करूं तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो किसी स्थान की जलवायु का मतलब आप जानते हैं क्लाइमेट, निर्धारित करती है। यानी किसी स्थान के जलवायु के लिए लैटिट्यूड रेस्पॉन्सिबल है कि उस स्थान की जलवायु क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच हॉट यानी कि गर्मी पाई जाती है, क्योंकि सनलाइट परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है साल भर इस क्षेत्र में। जैसे ही आप इधर साइड जाओगे 0 डिग्री के इधर साइड, तो टेम्परेचर कम होना यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही 0 डिग्री के आप साउथ में जाओगे, दक्षिणी ध्रुव की तरफ यानी कि साउथ पोल की तरफ, तब भी टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि फिर तिरछी किरणें पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं सूर्य की, और पोल्स पर 6 महीने सनलाइट जाती है और 6 महीने नहीं जाती। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे चल के और डिटेल में बताऊंगा। तो अक्षांश रेखाएं किसी स्थान की जलवायु यानी कि क्लाइमेट को डिसाइड करती हैं, निर्धारित करती हैं। जबकि मैं बात करूं देशांतर रेखा क्या करती हैं? समय का निर्धारण करती हैं। क्या करती हैं? समय का निर्धारण। तो टाइम, पहले तो अगर आपकी छाया बिल्कुल आपके नीचे जस्ट बन रही है तो उस टाइम दोपहर माना जाता था, 12 बजे मानते थे। प्राचीन काल में अलग अलग तरीके से समय निर्धारित होता था। लेकिन प्रेजेंट में हम अक्षांश के और देशांतर से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो अक्षांशों से किसी स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं, जबकि देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड से हम किसी स्थान का समय निर्धारित करते हैं। तो देशांतर से ही आज के टाइम में, प्रेजेंट में टाइम कैलकुलेट किया जाता है। और 0 डिग्री देशांतर को ही इंटरनेशनल टाइम लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, हम देशांतर के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, और आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ के चलना है। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होंगे। तुम्हारे टाइम कैलकुलेट करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किसी स्थान का टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जापान को सूर्योदय का देश क्यों कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि बने रहें। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि देशांतर रेखाएं आखिर होती क्या हैं। तो देशांतर रेखाएं, यहाँ आप बात करोगे तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक पृथ्वी बना ली है। तो देशांतर रेखाएं, ये हमारा नॉर्थ पोल है ऊपर, नीचे साउथ पोल है हमारा। अब नॉर्थ पोल मैंने आपको बताया था एक पॉइंट के रूप में, क्योंकि जो नॉर्थ पोल पर जो हमारी लैटिट्यूड लाइन अक्षांश रेखा बनती है वो एकदम बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो 0 डिग्री, जो बिल्कुल एकदम सेंटर पे बनती है। जबकि ऊपर जाओगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती चली जाती है? छोटी होती चली जाती है। ऐसे नीचे जा रहे हो तब भी आपको रेड कलर वाली लाइन ये छोटी दिखाई देती है। और साउथ पोल पर जो लैटिट्यूड बनती है 92 डिग्री, वो भी एक पॉइंट के रूप में ही होती है। तो अक्षांश रेखाएं तो आपको समझ में आई कि पृथ्वी के सेंटर से पृथ्वी के सरफेस पर 1 डिग्री के डिफरेंस पर खींची गई हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट सेम इनका है कि देशांतर रेखाएं
ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को क्या करती हैं, मिलाती हैं। तो मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ तुम्हें कि ये रेखाएं दिखाई दे रही होंगी आपको। ऐसी बहुत सारी रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं। तो ये लाइन अक्षांश रेखाओं के लंबवत खींची गई है, यानी कि परपेंडिकुलर, जिन्हें वर्टिकली भी कह सकते हो आप, लंबवत खींची गई। क्योंकि देखो ये वाली तो है हमारी रेड कलर वाली अक्षांश रेखाएं, और ब्लैक से मैंने देशांतर ड्रॉ की हैं। तो देशांतर रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची गई हैं, और ये अक्षांश रेखाओं के लंबवत होती हैं। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। तो अक्षांश रेखाएं के बारे में जान लिया आपने। तो देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि देशांतर की कितनी संख्या होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश की संख्या 181 होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट है कोई, इस पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो एक पॉइंट से एक कोई पॉइंट होता है तो वो अगर एक पॉइंट से बात करें तो एक पॉइंट से 360 डिग्री पर 360 रेखाएं ड्रॉ की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है हमारी, तो अर्थ के इधर साइड फिर 1 डिग्री के डिफरेंस पे इधर साइड, फिर 1 डिग्री के डिफरेंस पे इधर साइड, फिर 1 डिग्री पे डिफरेंस पर इधर साइड। तो ये पूरी पृथ्वी पर, पृथ्वी के चारों ओर ये लाइन ड्रॉ की गई हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की मैं बात करूं, देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या तो कितनी होती है, 360, 360 होती है। आगे बात करें दोस्तों, तो देखो यहां आपको एक चीज दिखेगी कि जैसे ही हम 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, या फिर 0 डिग्री अक्षांश से हम साउथ पोल यानी कि 90 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे, तो अक्षांशों के बीच, दो ये अक्षांश हैं उसके बीच तो इक्वल डिस्टेंस था, लेकिन देशांतरों के बीच दूरी कम होती जाती है, और ये पोल्स पर, ध्रुवों पर इनके बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं पाया जाता, क्योंकि ये एक ही बिंदु से निकलती हैं। यानी कि मैं आपसे ये कहूं कि दो देशांतरों के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, अधिकतम दूरी होती है, वो कहां पाई जाती है, तो वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर पे देखने को मिलती है। तो यहां देख रहे होगे आप कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जबकि जैसे ही आप पोल्स की तरफ जाओगे ये डिस्टेंस क्या होता है, कम होता जाता है। तो आपसे अगर पूछे कि दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कहां पाई जाती है, तो आप बताओगे 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर, इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर, क्योंकि ये सभी एक ही नाम है। तो मैं आपसे बात करूं अगली, तो दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर पाई जाती है। और ये दूरी कितनी होती है दोस्तों, तो ये दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो अक्षांश के बीच सभी जगह पर इक्वल डिस्टेंस देखने को मिलता है 111 किलोमीटर, जबकि दो देशांतरों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पाया जाता है, अधिकतम दूरी कहां पाई जाती है, तो 0 डिग्री पर या इक्वेटर पर पाई जाती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर इक्वेटर पर पाई जाती है। और ये मैक्सिमम दूरी होती कितनी है, तो 111.32 किलोमीटर। लेकिन जबकि पूछे आपसे
कि दो देशांतरों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कहाँ देखने को मिलता है, तो ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर, क्योंकि ये रेखाएं पोल्स से निकलती हैं। यहाँ नॉर्थ पोल से निकली तो कहाँ पहुंची, साउथ पोल पर, तो साउथ पोल पर एक जगह मिलती है, एक जगह से निकलती हैं। तो जहाँ जिस पॉइंट से निकलती हैं उस जगह पर इनके बीच में 0 किलोमीटर डिस्टेंस पाया जाता है, यानी कि 0 किलोमीटर दूरी पाई जाती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैक्सिमम डिस्टेंस देशांतरों के बीच विषुवत रेखा पर और मिनिमम डिस्टेंस तो पोल्स पर यानी कि ध्रुवों पर। अक्षांश रेखाएं भी इमेजनरी हैं, काल्पनिक हैं, जिनकी कल्पना करते हैं हम। ऐसे ही देशांतर भी हमारी क्या है, इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि ये लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ड्रॉ की गई हैं और इनकी संख्या कितनी है, 360 है। इससे आगे की बात करें तो एक लाइन जो ब्रिटेन के या कह लो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, उसे हम 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्याह्न देशांतर प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम GMT लाइन, GMT लाइन का मतलब होता है ग्रीनविच मीन लाइन या ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी 0 डिग्री देशांतर को कई अन्य नामों से भी जानते हैं, तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि 0 डिग्री देशांतर को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न देशांतर भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं, GMT रेखा भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम इसकी फुल फॉर्म है, ग्रीनविच मीन टाइम। और इसको ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, तो इसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि ये वाली डायरेक्शन राइट हैंड वाली कौन सी होती है, ईस्ट, ये वाली वेस्ट, ऊपर वाली नॉर्थ और नीचे वाली साउथ हमारी। तो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर के इधर वाली साइड में कितनी रेखाएं होंगी, तो 180 रेखाएं होती हैं, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ही करके कितनी होंगी, 180 डिग्री तक लाइंस होंगी। ऐसे ही इधर वाली साइड यानी कि वेस्ट में, पश्चिम में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और ऐसे ही कितने तक होंगी, 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री तक होंगी। अब दोस्तों आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जो 1 डिग्री 1 डिग्री से लेकर और 179 डिग्री तक, 179 डिग्री तक जो रेखाएं होती हैं उन्हें 0 डिग्री के जो इधर ईस्ट में है उन्हें पूर्वी देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी देशांतर। इधर वाली साइड में आए तो जो 170 लाइन होती है, 179 जो लाइन होगी यहां तक 1 डिग्री से लेकर उन्हें कहा जाता है पश्चिमी देशांतर। क्या कहा जाता है, पश्चिमी देशांतर। अभी मैं और बताऊंगा ऐसा क्यों कहा जाता है, पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। अब दोस्तों इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 0 डिग्री के ये वाली ईस्ट में आती हैं और ये वाली 0 डिग्री के वेस्ट में आती हैं, पश्चिम में आती हैं। तो 180 को ना हम पूर्वी कहते हैं और ना हम पश्चिमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा ध्यान देना है, ना ही 0 डिग्री देशांतर को हम पूर्वी में काउंट करते हैं और ना ही पश्चिमी में काउंट करते हैं। तो ईस्ट लैटिट्यूड बोलते हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और ना ही वेस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका रीजन ये है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुई हैं। अब 180 हमारी 2 लाइन नहीं है, 180 एक ही लाइन है और ये लाइन जस्ट अपोजिट में होगी। किसके अपोजिट में होगी, 0 डिग्री के अपोजिट में होगी 180 डिग्री। तो इसे हम इधर से भी 180 डिग्री को काउंट करते हैं और इधर वाली डायरेक्शन से भी 180 डिग्री को काउंट किया जाता है, गिना जाता है। अब 180 डिग्री जब इधर से भी गिन रहे हैं और इधर से भी गिन रहे हैं, इसलिए 180 डिग्री जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है, देशांतर होती है, उसे ना तो हम पूर्वी देशांतर कहते हैं ना ही पश्चिमी देशांतर कहते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड से काउंट होती है। तो आपको ये बात समझ में आई कि 0 डिग्री के इधर वाली जो 179 तक जो लाइन होती हैं उन्हें पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री के वेस्ट में जो लाइन होती हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर कहते हैं। अब मैं आपसे बात करूं कि इंडिया की लोकेशन कहां है, तो इंडिया की लोकेशन यहां है हमारी।
ठीक है दोस्तों। तो मैं अगर बात करूं तो इंडिया अगर यहाँ है तो इंडिया 0 डिग्री देशांतर के ऊपर है, जबकि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है, सॉरी, और यहाँ 0 डिग्री देशांतर के ईस्ट में है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के नॉर्थ में है और 0 डिग्री देशांतर के ईस्ट में है, यानी कि पूर्व में है। तो ये लोकेशन इंडिया की यहाँ है। तो भारत से भी कुछ देशांतर गुजरती होंगी, और भारत से जो गुजरती हैं देशांतर वो कैसी देशांतर होती हैं, तो पूर्वी देशांतर होंगी, क्योंकि जितने भी देश इधर साइड में हैं उन्हें पूर्वी देश कहा जाता है, इधर वाले देशों को पश्चिमी देश कहा जाता है। तो ये बात आप जानते होंगे। तो इंडिया की लोकेशन कैसी अक्षांशों से होकर गुजरता है इंडिया से, तो इंडिया से पूर्वी देशांतर गुजरती हैं। तो ये बात आप समझ पाए होंगे कि भारत से पूर्वी देशांतर गुजरती हैं। अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये 180 डिग्री क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करती हैं, 0 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों जैसे आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है, तो पृथ्वी को मैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप वर्ल्ड मैप देखते हो तो खोल देते हैं, यानी कि पृथ्वी को एकदम ओपन कर दिया, ऐसे करके रख दिया एकदम चौकोर साइज में, तो वही क्या बन जाता है, वर्ल्ड मैप बन जाता है। तो मैं ऐसे ही पृथ्वी को खोले देता हूं तुम्हारे सामने। तो ये जो हमारी बीचों बीच से गई लाइन, मैंने आपको बताया ब्रिटेन के जो तुम्हारे लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजर रही है, उसे बोलते हैं हम 0 डिग्री देशांतर। तो ये 0 डिग्री देशांतर हो गई हमारी, ठीक है दोस्तों। इसके बगल से भी एक लाइन गुजरती है ऐसे, तो वो कितने डिग्री होगी, 1 डिग्री, जबकि ईस्ट डायरेक्शन इधर है हमारी और वेस्ट डायरेक्शन इधर है। इधर क्या होगी, 1 डिग्री ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और ऐसे ही लास्ट में जो होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री। कितनी होगी, 180 डिग्री। ऐसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और ऐसे ही लास्ट में कितनी होगी, तो 180 डिग्री। तो दोस्तों जितनी भी 0 डिग्री देशांतर के इधर वाली साइड में लाइन है 180 को छोड़कर, क्योंकि जब पृथ्वी को मैं ऐसे करके जोड़ता हूं, गोल करता हूं, तो 180 डिग्री इधर से भी गिनते हैं और इधर से भी गिनते हैं। तो ये दोनों साइड से हम कॉमन लेते हैं। 180 डिग्री एक ही लाइन है, तो इसे ना तो पूर्व में कैलकुलेट करते हैं और ना ही पश्चिम में कैलकुलेट करते हैं। तो जितनी भी 1 डिग्री से लेके ईस्ट में 179 तक जितनी भी लाइंस होती हैं, 179 डिग्री तक, उन्हें कहा जाता है पूर्वी देशांतर। क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्वी देशांतर। ऐसे ही 180 डिग्री वाली इधर भी ना पूर्व है ना पश्चिम है, तो जो 1 डिग्री वेस्ट से 179 डिग्री वेस्ट तक जितनी भी हमारी देशांतर रेखा होंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर इन्हें कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि ये वाली पूर्वी देशांतर है और ये वाली पश्चिमी देशांतर है। अब छोटी सी एक बात आपको समझनी है कि 0 डिग्री देशांतर को ही GMT, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन के नाम से भी जानते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही सभी कंट्रियों का टाइम डिसाइड होता है। इसलिए 0 डिग्री देशांतर यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन यानी कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, क्योंकि सभी देशों के जो टाइम का कैलकुलेशन होता है वो 0 डिग्री देशांतर के ही अकॉर्डिंग होता है। अब छोटी सी बात समझनी है, ये अर्थ बनी हुई है, ये वाली डायरेक्शन हमारी ईस्ट है, ये वाली डायरेक्शन हमारी वेस्ट है, और आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है और अपनी एक्सिस पे भी क्या करती है, घूर्णन करती है। ठीक है ना, क्या करती है, घूर्णन करती है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर घूमती है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है।
और एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो लगभग 24 आवर यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जब घूम रही है तो ये फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, तो अभी ये घूमना स्टार्ट हुआ ऐसे 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 ऐसे, तो अगले 24 घंटे बाद दोबारा इंडिया सूर्य के सामने होगा। समझ रहे हो ना बात मेरी? तो 24 घंटे में फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंडिया है, ये वाला लोकेशन पे, यहाँ इधर सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश इंडिया पे भी पड़ रहा है। जैसे ही पृथ्वी क्या करेगी, घूमना स्टार्ट करेगी, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया ऐसे, तो अभी इंडिया है, तो इंडिया फिर जब पीछे चला जाएगा तो सूर्य पर यानी कि सूर्य का प्रकाश इंडिया पर आना बंद हो जाएगा। जबकि इंडिया के बाद मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ अफ्रीका है फॉर एग्जांपल, तो इंडिया जैसे ही पीछे जाएगा फिर अफ्रीका पे प्रकाश आना, लाइट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो अफ्रीका में दिन होगा, इंडिया में रात होगी। इसके अपोजिट यहाँ तुम्हारा ये नॉर्थ अमेरिका है, ये तुम्हारा साउथ अमेरिका है। तो ऐसे ही जब इंडिया उधर साइड होगा, अंधेरे में होगा, तब यहाँ क्या होगा, दिन होगा। तो इसी के आधार पर दिन रात होते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो वहां में पृथ्वी की गतियां जो चैप्टर आएगा हमारा मोशंस ऑफ अर्थ, उसमें ये बात क्लियर करेंगे। लेकिन अभी बेसिक चीजें समझो। तो जब हम 0 डिग्री के इधर जाते हैं, किधर, पूर्व में जाते हैं, तो सनलाइट पहले पहुंचती है पूर्व वाले देशों में, पश्चिम वाले देशों में यानी कि 0 डिग्री के जो वेस्ट में है, यानी कि जो वेस्ट लैटिट्यूड में जितने भी कंट्री आते हैं उनमें सनलाइट देरी से पहुंचती है। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर 0 डिग्री के पूर्व में आप जाओगे तो टाइम किस में होता है, टाइम प्लस में होता है। और अगर आप 0 डिग्री देशांतर के वेस्ट में जाओगे, पश्चिम में जाओगे, तो टाइम किस में होता है दोस्तों, तो टाइम माइनस में करते हैं, यानी कि टाइम को घटाते हैं। क्योंकि सनलाइट पहले ईस्ट में, जो ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्ट लैटिट्यूड है, उनको मिलती है, ना कि सनलाइट पहले वेस्ट लैटिट्यूड को मिलती है। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट पर काम करना है कि अगर आप किसी कंट्री का टाइम 0 डिग्री के ईस्ट में कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको टाइम प्लस में लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप टाइम को 0 डिग्री के वेस्ट में कैलकुलेट कर रहे हो, पश्चिम में कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको टाइम माइनस करना पड़ेगा GMT से। ठीक है दोस्तों, तो इतने कॉन्सेप्ट पे अगर आपको समझ आया है तो मैं फिर आपको आगे टाइम कैलकुलेट करना बताता हूं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर टाइम मेजर कैसे किया जाता है, कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं हम। तो दोस्तों एक बात समझिए आप छोटी सी पहले, कि ये पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है अपनी एक्सिस पे। और ये चक्कर पूरा यानी कि एक राउंड कितने में पूरा करती है, तो 24 घंटे में। कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे जब रोटेट करती है, घूर्णन करती है, तो कितने टाइम में करती है, 24 घंटे में। और पृथ्वी कितने डिग्री की है, तो 360 डिग्री की है हमारी पृथ्वी। यानी कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, यानी कि 24 घंटे। यानी कि 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितने घंटे लगे, 24 घंटे। अब मैं निकालूंगा कि 1 डिग्री घूमने में आखिर पृथ्वी कितना टाइम लेती है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लेगी, तो मैं घंटे को मिनट में बना लेता हूं। तो मिनट में बनाने के लिए 24 घंटे में मैंने कितने से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 360 कहाँ रख देंगे, नीचे आ जाएगा। 360 कहाँ गया, नीचे आ गया। 0 से हमारी 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम, और 6 से 24 4 टाइम। यानी कि पृथ्वी को, अर्थ को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, तो 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है दोस्तों, 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री पृथ्वी घूमने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट का टाइम लेती है। ये बात आप समझ पाए होंगे। 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे, 1 डिग्री घूमने में, तो 24 घंटे को मिनट में बनाया मैंने, तो 24 गुणा 60 कर दिया, बटे 360 तो कैंसिल करा, तो कितना आया मेरे पास, 4 मिनट आया। यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं, यहां 0 डिग्री थी हमारी, ठीक है ना। 0 डिग्री के अकॉर्डिंग ही टाइम कैलकुलेट होता है। इसके इधर क्या है, तो भारत इधर साइड में है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बात पता होगी कि इंडिया से, भारत से होकर कोई ना कोई देशांतर रेखा गुजरती होंगी, जो भारत के एकदम बिल्कुल पूर्व से गुजरती होगी। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। तो राइट हैंड साइड हमेशा, चाहे इंडिया बनाओ, अर्थ बनाओ, क्या लेते हैं, ईस्ट। और इधर साइड क्या लेते हैं, वेस्ट।
तो भारत के पूर्व से कोई ना कोई क्या गुजरती होगी, देशांतर रेखा गुजरती होगी। ऐसे ही भारत के पश्चिमी पॉइंट से, पश्चिम से भी कोई ना कोई देशांतर रेखा गुजरती होगी। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य की बात करूं तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट है जो पूर्वी है सबसे, जिसे बोलते हैं किबुथु, पूरा नाम है इसका वलंगु किबुथु। तो किबुथु से होकर एक रेखा गुजरती है जो सबसे पूर्वी है भारत की। तो सबसे पूर्वी रेखा कौन सी है, 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के बिल्कुल पूर्व से होकर गुजरती है। आगे बात करें तो सबसे पश्चिम में कौन सा स्टेट है हमारा, तो सबसे पश्चिमी स्टेट है हमारा गुजरात। तो गुजरात से होकर भी एक लाइन जाती है और गुजरात का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है सरक्रीक गौरमाता। कौन सा है दोस्तों, सरक्रीक गौरमाता। तो ये पॉइंट्स भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन पे भी फोकस करना है आपको। तो जो सबसे पश्चिमी जो देशांतर रेखा गुजरेगी हमारी, वो सरक्रीक गौरमाता गुजरात से होकर जाएगी और ये कितनी है, तो ये है 68 डिग्री 68 डिग्री एंड 7 मिनट, यानी कि 7 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट। अब ये कैसी देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर है दोनों, क्योंकि 0 डिग्री के ईस्ट में इंडिया है और 0 डिग्री के ईस्ट वाली सभी लाइंस को कैसी लाइंस बोलते थे, मैंने आपको बताया पूर्वी देशांतर कहते थे। और पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतरों में जब आप जाते हो तो टाइम क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि ऐड होता है, क्योंकि इधर वाली साइड में सनलाइट पहले पहुंचती है, सूर्य पहले पहुंचता है। तो अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल जब अर्थ रोटेट करेगी कि किधर, वेस्ट टू ईस्ट, तो सन इधर है तो सनलाइट पड़ेगी तो सबसे पहले भारत के किस हिस्से पर पड़ेगी, तो जो सबसे पूर्व में होगा, और पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पहले सूर्य की लाइट पहुंचती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो जो सबसे पूर्व में होगा उसमें सबसे पहले होगा। और सबसे अंत में पूछ ले तो जो सबसे लास्ट में यानी कि पश्चिम में स्टेट है उसमें सबसे बाद में सूर्योदय होगा, यानी कि गुजरात में सबसे लास्ट में सूर्योदय होता है। अगर दोस्तों आप जानते हो तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर आता है। अब वो 2 घंटे का अंतर क्यों आता है वो चीज हम अभी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्ट, यानी कि फैक्ट जानेंगे कि आखिर ऐसा रीजन क्या है जिसकी वजह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का डिफरेंस आता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अंतर समय में नहीं आता, अंतर आता है सूर्योदय होने में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है, जबकि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। यानी कि सभी स्थानों पर ऐसा नहीं होता कि एक साथ सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, जो पूर्व में होते हैं वहां पहले पहुंचती हैं और जो पश्चिम में होते हैं वहां देरी से पहुंचती हैं। तो अब आप समझने की कोशिश करो कि आखिर गुजरात में 2 घंटे लेट और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य क्यों पहुंचती है सूर्य की लाइट। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि सनलाइट सूर्य या पृथ्वी कैसे मूव करती है, पृथ्वी कैसे मूव करती है, तो वेस्ट टू ईस्ट करती है। तो पूर्व में जो स्थान है उस पर लाइट पहले पहुंच रही है। अब देखो दोस्तों, अगर सूर्य को, लाइट को या सूर्य को कहां पहुंचना है, यानी कि सरक्रीक गौरमाता यानी गुजरात में पहुंचनी है सूर्य की लाइट, तो सूर्य को इतने डिग्री घूमना पड़ेगा। सूर्य नहीं घूमेगा, घूमेगी पृथ्वी हमारी, लेकिन ये स्थान जब कौन सा वाला, गुजरात को, यानी कि गुजरात को जब सूर्य के सामने पहुंचना है तो पृथ्वी घूमेगी, तभी गुजरात किसके सामने पहुंच पाएगी, सूर्य के सामने पहुंच पाएगी। सूर्य तो अपनी जगह फिक्स है, अर्थ ही रोटेट करती है। तो अरुणाचल प्रदेश पर अभी लाइट है, धीरे धीरे पृथ्वी घूम रही है। अब फिर अरुणाचल प्रदेश में पहले अंधेरा भी हो जाएगा क्योंकि पहले उजाला हुआ है। तो पृथ्वी घूमती है, कितने डिग्री घूमेगी पृथ्वी की सनलाइट कहां आ जाए, सरक्रीक गौरमाता यानी कि गुजरात में आ जाए। तो यहां आप देखोगे सीधा सीधा सा, आप ये लास्ट वाली डिजिट अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मोटा मोटा ले ले रहे हैं, 97 डिग्री और 68 डिग्री। अगर इसे आप घटाओगे तो कितना आएगा, 17 - 9, तो ये आया 9, ये आएगा 29 डिग्री। कितना आएगा दोस्तों, 29 डिग्री, 17 8 17 9, ठीक है दोस्तों, तो 29 डिग्री। अब 29 की जगह यहां आप इसका भी वेरिएशन निकालोगे तो ये समथिंग 1 डिग्री और बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमने लास्ट वाला छोड़ रखा है, तो ये समथिंग बैठता है 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, यानी कि सरक्रीक गौरमाता और यहाँ की बुथू में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और
गुजरात में दोनों में स्थानों में कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो यानी कि पृथ्वी जब 30 डिग्री घूमेगी तब सनलाइट कहां पहुंचेगी? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में पहुंचेगी। तो 30 डिग्री घुमाना है, कैसे घूमेगी पृथ्वी? 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम ले रही थी? 4 मिनट ले रही थी। 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी? तो 30 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू, तो 4 0 0 और 4 तिया 12, यानी कि पृथ्वी को 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा? 120 मिनट। और दोस्तों 120 मिनट को ही कितने बोलते हैं? 2 आवर बोलते हैं, यानी कि 2 घंटे बोलते हैं। तो यानी कि सनलाइट को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में आने में कितना घंटे लगे? 2 घंटे लगे, क्योंकि 2 घंटे बाद गुजरात किसके सामने पहुंचा है? सूर्य के सामने। तो इस हिसाब से अगर हम सूर्य उदय के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम का मैनेजमेंट करें या टाइम का निर्धारण करें तो अलग अलग देश में बड़ी दिक्कत आ जाएगी टाइम निर्धारण करने में, कि भाई 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो गया अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ 6 पहले बज जाएंगे, और 2 घंटे बाद सूर्य उदय हुआ गुजरात में तो यहाँ 2 घंटे बाद में बजेंगे। और मान लो किसी की कहीं से फ्लाइट है तो वो फिर क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा, यानी कि पूरे देश का टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो किसी देश का टाइम डिस्टर्ब ना हो इसीलिए क्या बनाई गई है? स्टैंडर्ड टाइम लाइन, यानी कि मानक समय रेखा निर्धारित की है प्रत्येक देश ने। जिसका देशांतरीय विस्तार ज्यादा होता है उस कंट्री में एक से ज्यादा भी स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी कि मानक समय रेखा होती है। अब भारत की बात करें तो भारत की भी मानक समय रेखा है, एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन है जो कि भारत ने मान रखी है अपनी। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग टाइम लाइन होती हैं। अब मैं आपसे बात करूं तो स्टैंडर्ड टाइम लाइन की, तो भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो यहां खींची गई है बीचों बीच। ये है, इसे बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आपसे क्वेश्चन पहला यही पूछ लेता है कि भारत की मानक समय रेखा क्या है, तो आप बताओगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारत की मानक समय रेखा माना गया है, निर्धारित किया गया है। दोस्तों ये पूछ लेता है कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऐसे ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से सबसे पहली बात ये पूछ लेगा, तो पहला राज्य है हमारा यूपी। पहला कौन सा है? यूपी। तो यूपी में ये इलाहाबाद के समीप एक जगह है नैनी, आपने सुना होगा, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इसके बाद जो नीचे स्टेट है यूपी के वो है एमपी। एमपी के बगल में जो है वो है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जो आता है वो आता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और वो कहां से? यानी कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और मुख्य रूप से वो यूपी के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो आपसे पूछ ले कि भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के समीप नैनी या फिर मिर्जापुर भी दे देता है कई बार ऑप्शन में, वहां से होकर ये क्या करती है? गुजरती है। इसके अकॉर्डिंग ही भारत के पूरी इंडिया का यानी कि भारत का समय निर्धारित होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही भारत का समय निर्धारित होता है, और इसके अकॉर्डिंग यानी कि स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भारत का समय लंदन के समय से या ग्रीनविच रेखा के समय से कितने घंटे आगे? क्योंकि भारत किधर है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, तो इसलिए भारत का समय कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। क्योंकि इधर जितने भी कंट्री आते हैं उनका समय प्लस में लेते हैं, और जितने भी कंट्री वेस्ट में आते हैं उनका समय माइनस में लिया जाता है। तो ये बात आप समझे होंगे। अब ये 5.5 घंटे आगे क्यों है, ये बात अभी हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब जानते हैं कि भारत का समय 5.5 घंटे आगे क्यों है जीएमटी लाइन यानी कि ग्रीनविच रेखा से या लंदन से। तो दोस्तों एक बात आप समझिए कि ये पृथ्वी है हमारी, ये 0 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन।
तो अगर सनलाइट की बात करूं मैं, अर्थ जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो सबसे पहले सनलाइट कहां पहुंचेगी, यानी कि 82.5 पे। उसके बाद ही कहां आएगी, यानी कि लंदन में लाइट पहुंचेगी, सनलाइट पहुंचेगी, क्योंकि लंदन पहुंचने में पृथ्वी को 82.5 डिग्री क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो आप बात समझिए कि आखिर 5.5 घंटे वो आते कैसे हैं। तो पृथ्वी को 82.5 डिग्री घूमना पड़ेगा, तब जाके सनलाइट कहां पहुंचेगी, यानी कि लंदन पहुंचेगी। तो आप 82.5 डिग्री घुमाओगे पृथ्वी को, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, तो 1 डिग्री मैंने आपको बताया 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री घूमने में पहले आप 82 डिग्री घुमाओगे, तो 80 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 82 डिग्री इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। तो आप निकालोगे इसे, तो 4 दूना 8 और 8 चौके 32, यानी कि 328 मिनट। इसके बाद हमारा बचा कितना, हाफ डिग्री, आधा डिग्री बचा। आधा डिग्री घुमाने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 से 2 बार कैंसल, ये तो हमारा आया 2 मिनट। तो आप टोटल अगर ऐड करोगे इसे तो कितना निकल के आया हमारा, यानी कि 8 2 10 का 0 हासिल 1, यानी कि 3 और 3, यानी कि 330 मिनट कुल टाइम लगा, यानी कि पृथ्वी को कहां से, यानी कि 82.5 से 0 डिग्री में पहुंचने पर। ठीक है ना, जब पृथ्वी रोटेट हुई तो उसे कितना टाइम लगेगा, टोटल 82.5 डिग्री घूमने में 330 मिनट लगे। और 330 मिनट को जब आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो 60 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड किया मैंने, 0 से 0 खत्म, 6 से डिवाइड किया, जो 6 पंजे 30, बचा कितना हमारे पास, 3 बचा, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो ये आया 5 × 5 सही 1/2 आवर। तो यही कितने होते हैं, 5.5 घंटे के बराबर होती हैं 330 मिनट। इसीलिए कहते हैं कि सनलाइट या भारत का टाइम लंदन के समय से कितने समय आगे है, 5.5 घंटे। और मैंने बताया है क्योंकि भारत इधर ईस्ट में है तो ये टाइम किस में होता है, प्लस में होता है। तो भारत का समय ग्रीनविच या लंदन के समय से 5.5 घंटे ज्यादा है, आगे है। भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों। और भारत की जो देशांतरी विस्तार है मैंने आपको बताया है वो कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है, एक्सपेंशन है। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो हो सकता है कि किसी एक देश का जिसका देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन अगर ज्यादा होगा तो उसके एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइमलाइन हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रशिया की 11 स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, 11 इसमें लाइन खींची गई है जिनके अकॉर्डिंग रूस का टाइम निर्धारित होता है, क्योंकि रूस का एरिया ज्यादा है। आपसे पूछ ले भारत के किस स्टेट में सबसे पहले सूर्य पहुंचता है, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश। फिर सबसे लास्ट में पूछ ले कि सबसे बाद में सनलाइट किस में पहुंचती है, तो गुजरात में, यानी कि सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है, अरुणाचल प्रदेश। आपको एक बात और पता होगा कि जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि जापान सबसे ईस्ट में है। सबसे ईस्ट में तो यहां देखोगे आप, ये है हमारा फॉर एग्जांपल रशिया, यहां है जापान, यहां है हमारा तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। तो अगर मैं सनलाइट की बात करूं, जो सनलाइट इधर से आएगी तो सबसे पहले जाती तो वो सनलाइट रशिया में, क्योंकि रशिया सबसे ज्यादा ईस्ट में है। जबकि इसके अपोजिट में बात करूं तो यहाँ जापान एक छोटा कंट्री है। तो पूरे देश में अगर मैं लाइट जाने की बात करूं, सनलाइट, तो सबसे पहले जो संपूर्ण देश को लाइट मिलती है वो जापान को मिलती है, इसीलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जबकि अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो रशिया जापान से भी ज्यादा ईस्ट में है, लेकिन रशिया यहां तक फैला हुआ है तो पूरे रशिया को एक साथ तो लाइट नहीं मिल पाती, इसीलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। क्योंकि संपूर्ण टोटल किसी कंट्री को जो सनलाइट मिलती है सबसे पहले वो कौन है, तो वो जापान है। ठीक है दोस्तों। एक चीज और आपको बतानी है और वो ये है कि 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले तो ये बात आपको बतानी है। ये रशिया के बगल से होकर गुजरती है और एक जिगजैग लाइन है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा है।
और ये डेट का निर्धारण करती है। अगर कोई यात्री, ये फॉर एग्जांपल 180 डिग्री देशांतर है, फॉर एग्जांपल यहाँ ईस्ट में जापान है और यहाँ क्या है, यूएसए है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो अगर कोई जापान से यूएसए की यात्रा करेगा तो उसका एक दिन मिल जाएगा, उसे बढ़ जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा, क्योंकि वो ईस्ट टू कहाँ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, जबकि वेस्ट टू ईस्ट जाने पर एक दिन की कमी होती है। अगर यूएसए से आप किसकी यात्रा कर रहे हो, जापान की यात्रा कर रहे हो, तो एक दिन का नुकसान होगा। तो इंटरनेशनल आपसे पूछे कि डेट लाइन, तो 180 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी कि इंटरनेशनल टाइम लाइन क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।